दोस्तों तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 12 लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का एंड ऑफ चैप्टर 1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। तो इस 12 क्वेश्चन में हम देखेंगे दिए गए बिंदु ए बी सी एक वृत्त के पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 पर है। वृत्त के की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सर्कल है, अभी तक हमने स्क्वायर बनाया, ट्रायंगल्स बनाए, अब हमें बनाना है सर्कल। 1 पे -8, तो 1 यहाँ, तो ये हमारा ग्राफ है ए 1 -8, तो 1 हमारे पास यहाँ पर है और 8 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये -1 है और 8 है जिसका नाम है ए। बी है हमारे पास -4 7, तो -4 हमारा आता है यहाँ पे, ये सारे माइनस के हैं हमारे, ये हमारी एक रफ आकृति है, मैं इसको फिर ग्राफिकल दिखाऊंगा आपको। -4 एंड 7, -4 एंड 7 हमारा आएगा यहाँ पे, इसका नाम है बी। और सी है हमारा -7 -4, और सी हमारा -7 -4 हमारा आएगा -7 और माइनस का 4 कुछ यहां पर आएगा, -7 और माइनस का 4 जिसका नाम है सी। अब अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो अब हम बनाएंगे ग्राफ। इसको सेंटर को हमें केंद्र को लेट करना है ओ, मतलब मूल बिंदु, जब हम इसको मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही सारे के सारे पॉइंट को टच कर रहा है। तो जब आप केंद्र पर प्रकार रख के सर्कल को बनाओगे, किसी एक बिंदु पर आप पेंसिल को रखोगे और जब उसको घुमाओगे तो पूरा का पूरा सर्कल बनेगा और ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों निर्देशांक सर्कल पर आ जाएंगे। तो अब इसने हमसे पूछा है वृत्त के की त्रिज्या क्या है। अब वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अब त्रिज्या बताने के लिए आपको ध्यान देना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको याद रखना है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें सेंटर से वृत्त का जो वृत्त होता है उस पास जाना होता है। किसी भी एक पॉइंट के पास हम चले जाएंगे, तीनों में से किसी भी एक पॉइंट के पास जाएंगे हम और उसको एक लाइन खींच देंगे केंद्र के साथ, जो कि है हमारा 0 0। केंद्र हमारा 0 0 है, जो क्योंकि इस सवाल ने बोल रखा है कि केंद्र जो है वो वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है, तुमने मूल बिंदु पर रख दिया है। अब हमें इस लाइन की अगर हमने डिस्टेंस निकाल लिया, इसकी लेंथ निकाल ली, लंबाई निकाल ली, तो वही हमारी त्रिज्या होगी। आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, तीनों के आंसर सेम आएंगे। तो हम निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या है हमारे ओ बी, और हमने सीखा था ओबी के अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो लगता है दूरी सूत्र, x1 माइनस में x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहां पर हम ध्यान देंगे हमारा O जो है वो है 0 0 और B जो है वो है -4 एंड 7, तो x1 x2, तो x1 में से हम 0 माइनस में माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस फिर 0 y2 y1 y2 है हमारा 7। अब यहाँ पर हम 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 7 7 49, माइनस का 7 आएगा 0 में से माइनस करने के बाद, माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 49, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा रूट में 65। तो 65, तो रूट में 65 ही हमारा आंसर है, यही हमारी त्रिज्या है। अगर आप ये चीज फाइंड करोगे, मतलब ओ सी फाइंड करोगे तो भी रूट में 65 आएगा, और ओ ए फाइंड करोगे तो भी रूट में 65 आएगा। ये आप वैसे आपको एक ही निकालना है, बाकी के दोनों के निकाल के हमें नहीं दिखाने हैं, लेकिन आप फिर भी घर पर बैठ के एक बार ट्राई कर सकते हो क्या रूट में 65 आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने वृत्त की त्रिज्या बता दी है, वृत्त की त्रिज्या है रूट में 65। अब आता है हमारा, ये हमारा 12th का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये हमारा चित्र हमने पहले से ही बना के यहाँ पे रख रखा है, चित्र हमने पहले से यहाँ पे बना के रख रखा है, सेम फिगर जो हमने यहाँ पर बनाई थी वही फिगर हमारी यहाँ पर बनी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखेंगे हम दिए गए बिंदु डी ई, मतलब डी है -5 और -6, तो माइनस का 5 कुछ आएगा इस तरफ, ये माइनस
माइनस का 5, माइनस का देख थोड़ा सा बाहर जा रहा है, और दूसरा ई 0 9, तो 0 से 9 ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम, ये ई है और ये हमारा डी है। सवाल ने कहा के लिए जांच करें कि वृत्त के भीतर या वृत्त पर या वृत्त के बाहर बनेगा। अब हमने जो ये डी और ई बनाए हैं, हमें बताना है कि ये जो डी बिंदु है ये वृत्त के अंदर है, मतलब वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है या वृत्त के ऊपर है। वृत्त के ऊपर का मतलब है कि वृत्त के जो सर्कल है वो सर्कल के ऊपर ही, वृत्त के ऊपर ही कहीं ना कहीं ये बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो वैसे तो हम इसको बना के दिखा सकते हैं, लेकिन 9th क्लास के अंदर हमें ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पर करने हैं, चित्र बना के नहीं दिखाना है। अगर हमें चित्र बना के नहीं दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कि इसकी जो त्रिज्या हमने निकाली है वो है रूट में 65। अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूं यहां से लेके यहां तक, और इसकी वैल्यू अगर रूट में 65 से बड़ी आ जाए, अगर रूट में 65 से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब ये बिंदु बाहर की तरफ चला जाएगा वृत्त से, और यही चीज अगर 65 से छोटी आ जाए तो वो वृत्त के अंदर कहीं बनेगा, और 65 एग्जैक्ट आ जाए रूट में तो वो वृत्त के ऊपर बनेगा। तो आइए चेक करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं ओडी। तो ओडी के लिए फॉर्मूला हमारा सेम है, दूरी सूत्र का होल स्क्वायर। x1 हम लेट कर लेते हैं 0, और x1 हमारा x2 हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 जो है प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, y1 है 0 और y2 है हमारा, हम लिख लेते हैं d के निर्देशांक o 0 0 है, d हमारा माइनस का 5 और 6 है, तो ये हमारा y1 जो है वो 0 है, y2 जो है वो 6 है, उसका होल स्क्वायर, यहाँ 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर 36, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61, जो कि रूट 65 से छोटा है। अगर ये रूट 65 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु डी वृत्त, तो इसका मतलब ये जो बिंदु हमने बनाया था वो कहीं अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, हमने तो रफ बनाया था तो वो कहीं अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ है। बिंदु डी वृत्त के भीतर स्थित है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ई को, क्या ये वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है। अगर रूट 65 से बड़ा आया तो वृत्त के बाहर होगा, रूट 65 के अंदर आया तो, रूट 65 से छोटा आया तो रूट के वो बाहर आएगा। तो लेट्स सी हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये है हमारा 0 9, तो हम ओ ई के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला वही है हमारा, फॉर्मूला लिख लेना आप, 0 में से 0 माइनस करेंगे पहले, फिर उसका स्क्वायर, प्लस 0 में से 9 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा 0 प्लस में 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और फाइनली हमारे पास आया 81 जो कि रूट 65 से बड़ा है। तो हम लिख देंगे बिंदु ई वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, और अभी तक आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें तो ये आपको काफी अच्छी तरह समझ में आएगी, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स भी बता रखे हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु DEF है, तो इसके लिए हम ग्राफ नहीं बनाते, इसके लिए हम सीधा सा एक रफ आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो ABC, इसका नाम है ABC, भुजाओं के मध्य बिंदु DEF, तो D हमें पता है, D E और F। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो DEF है ये मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है, जिसके अंदर D हमें पता है क्या है, D है हमारा 5 1, लिख देते हैं हम यहाँ पे 5 1, फिर है हमारा E 6 5, फिर है हमारा F है हमारा 0 3, F। अगर ये, अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि सवाल ने कहा है D जो है वो AC का मध्य बिंदु है,
ई जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है और ए और एफ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अब इसकी हेल्प से हमें एबीसी के निर्देशांक बताने हैं। एबीसी इसको लेट कर लेते हैं x1 y1, इसको लेट कर लेते हैं हम x2 y2, इसको लेट कर लेते हैं हम x3 y3। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमने लेट कर लिया है, माना A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ए बी के बीच में सारे पॉइंट्स को यहां लिख लेते हैं हम। तो सभी पॉइंट्स को हमने ए बी सी और डी ई एफ के पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपको याद रखना है कि जो डी है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, जो डी है हमारा वो डी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। डी का पॉइंट है हमारा एक्स, डी का पॉइंट है हमारा 5 और 1। मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है हमारा ए और सी, तो ए और सी का मध्य बिंदु है तो x1 और x3 का हाफ। इसको हमने x3 लेट किया है इसलिए यहाँ पर x3 आ रहा है। हम जो भी वैल्यू लेट करेंगे वही वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी होती है, दोनों का x का हाफ और दोनों के y का हाफ, y1 y3 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारा 5 है वो इसके बराबर है x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 के, और जो हमारा 1 है वो y1 प्लस में y3 डिवाइड बाय 2 के बराबर है। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 x1 प्लस x3 इक्वल टू 10, और यहां पर आ जाएगा y3 y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 एकम 2। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेंगे समीकरण 1, इसे लेट कर लेंगे हम समीकरण 2। तो हमने डी जब एसी का मध्य बिंदु है तो उससे हमने ये 2 समीकरण बना लिए। अब हमें ऐसे ही 6 समीकरण बनाने हैं। तो जब हमने डी को इसका मध्य बिंदु के साथ फॉर्मूला लगाया तो 2 समीकरण बने। अब ई के साथ भी हम बीसी का जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो फिर से 2 समीकरण बनेंगे, मतलब 4 हो जाएंगे। फिर एफ के साथ हम ए और बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो भी हमारे 2 समीकरण बनेंगे, मतलब 6 समीकरण बनेंगे। तो हमें 6 वैल्यूज भी निकालनी है, x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है, y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है। जब हमें 6 वैल्यूज निकालनी है तो हमारे पास 6 समीकरण भी होने चाहिए। तो आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास समीकरण 1 2 मिल चुका है। अब हम यहां पर निकालते हैं ए बीसी का मध्य बिंदु है, ए मध्य बिंदु है तो ई के पॉइंट से हमारे 6 5, बीसी तो बीसी हमारे इस पर x2 और x3 है तो x के दोनों का जोड़ का हाफ, x2 प्लस में x3 का हाफ और y2 प्लस में y3 का हाफ। जैसा कि अब ये जो 6 हमारा इसके बराबर है, 6 बराबर है x2 प्लस में x3 का हाफ के, और 5 बराबर है y2 प्लस में y3 का हाफ। अब इस 2 को उधर लेके जाएंगे हम तो आ जाएगा 2 6 12, और यहाँ पर 2 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2 पंजे 10। इसको लेट कर लेंगे समीकरण 3, इसको लेट करेंगे समीकरण 4। ठीक है, अब हम बनाएंगे अगला समीकरण। जगह हमारे पास थोड़ी सी कम पड़ जाती है तो हम यहीं पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, अब की बार देखेंगे हम थर्ड। तो थर्ड में हमारा एफ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है। तो एफ के पॉइंट्स है हमारे 0 3 और ए बी का है तो ए और बी जिसमें x1 और x2 है तो x1 और x2 का हाफ हो जाएगा, वो y1 और y2 का हाफ हो जाएगा। अब यहां पर जो 0 है हमारा वो x1 x2 के बराबर है, और जो 3 है हमारा वो y1 प्लस में y2 के बराबर है। अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 0, 2 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 6, 2 3 6। ये हो गया समीकरण
4 और ये हो गया समीकरण 5। ये हो गया समीकरण 5 और ये हो गया समीकरण 6। तो हमने 6 समीकरण बना लिए हैं। अब इस 6 समीकरण में आपको ध्यान देना है कि हमारा आंसर कहां से निकलेगा। अब यहाँ पर हमने x के हमारे पास समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5। तो यहाँ पर वैसे तो काफी सारे मेथड्स होते हैं फाइंड करने के। हमें यहाँ पर इक्वेशन बनी है 6, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ आपको। बस आपको क्या करना है, जिसमें x वाले पॉइंट्स हैं 1, 3 और 5, हम क्या करेंगे, समीकरण 1, दूसरा x वाला है 3 और तीसरा है वह समीकरण 5 को जोड़ने पर। अब इसको इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। ठीक है, जोड़ने पर तीनों को जोड़ दो, x1 प्लस में x3, यहां पर क्या है x2 प्लस में x3 और पांचवे में क्या है x1 प्लस में x2 इक्वल टू, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को जोड़ा, राइट साइड में क्या है हमारे पास 10 प्लस में 12 प्लस में 0। अब इन सबको जोड़ेंगे तो x1 मतलब 2 बार मिल गया हमें, x2 और x2 ये भी हमें 2 बार मिल गया और x3 भी 2 बार मिल गया, x3। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 और ये 22। अब यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो इन सबको क्या करेंगे, सभी के सभी नंबर 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट के छोटा कर दो और उस 2 को लिखने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। तो ये 2 से सबके सब डिवाइड हो गए। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके आप काट भी सकते हो या फिर डायरेक्टली सबको 2 से छोटा कर दो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फाइनल जो आया है वो ये आया है x1 प्लस में x2 प्लस में x3। जब हमारे पास इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा इक्वल टू 11। जब हमारे पास इस तरह के नंबर आ जाए तीनों को जोड़ने पर, अब ध्यान दो x1 और x3 का मान 10 है, तो x1 और x3 का मान 10 है, तो हम क्या करेंगे x2 को लिखेंगे और x1 और x3 का मान 10 है तो उसको हम 10 पुट कर देंगे। ठीक है, तो x1 और x3 को जोड़ने पर 10 आया था तो हमने x1 और x3 को हटा के उसकी जगह 10 रख दिया। x2 का मान आ गया हमारे पास 11 माइनस में 10, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब ये x2 आ गया हमारा फाइनली 1, 11 में से 10 गया। अब ये x2 का मान अगर हम इसमें पुट कर दे तो x3 आ जाएगा, और x2 का मान अगर हम इसमें पुट कर दे तो x1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहां पे लिखते हैं x2 का मान 3 में रखने पर। अब 3 में रखेंगे x2 का मान, x2 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x3 इक्वल टू 12, तो यहाँ पर x3 आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, 12 में से एक गया 11, तो x3 आ गया हमारा 11। तो हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं और इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया था, 1 को यहाँ रखा, 1 चला गया वहां पे, 12 में से एक गया 11, तो x3 का मान आ गया 11। अब हमें निकालना है x2 निकल गया, x3 निकल गया, अब निकालना है x1। तो x1 के लिए हमारे पास x2 का मान है, x2 का मान अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो x1 का मान निकल जाएगा। x1 का मान है मेरे पास, मैं छोटा सा यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ, जगह कम है। अब लिख देंगे हम x2 का मान कहाँ रखने पर, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर। अब पांचवा क्या है ये रहा, और वैल्यू रखने हम x2 की, x2 है हमारा 1, तो x1 प्लस x2 की जगह पर आ जाएगा 1 इक्वल टू 0, और x1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 को उधर भेजेंगे माइनस का 1। तो फाइनली हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए हैं। तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं, x1 हमारा आया 1 माइनस का, x2 आया है हमारा प्लस का 1, और x3 आया है हमारा 1, तो हमने लिख दिया। अब हम करेंगे, अब जिस तरीके से हमने x का मान निकाला है, x1, x2 और x3, इसी तरीके से हम y का मान भी निकालेंगे। तो y के मान के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, अब हम निकालेंगे y का मान, y1, y2, y3। तो हमें y1, y2, y3 के लिए समीकरण 2 है, समीकरण 4 है और समीकरण 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2, 4 व 6 को जोड़ने पर।
अब जोड़ने पर आपको याद रखना है कि 2 बार हमारे पास y1 आएगा, 2 बार हमारे पास y2 आएगा और 2 बार हमारे पास y3 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पे 10 है और वहां पर 6 है। सबको जोड़ेंगे तो 2 और 10 12, 12 और 6 18 आ जाएगा। इतना काम आप एक बार में भी लिख सकते हो, या फिर आप जिस तरीके से हमने x1 पर किया था वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो। तो क्या किया हमने, जब भी हम जोड़ेंगे इस तरह की वैल्यूज को तो 2 बार y1 आएंगे, 2 बार y2 आएगा, 2 बार y3 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है 2 10 6 और उसको जोड़ देंगे। ये सबके तो 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट देंगे, 2 से कट के सारे इधर बच जाएगा 9। अब सेम कंडीशन जो अभी हमने की थी वही करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया y1 y2 y3 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो y1 और y3 की वैल्यू पता है हमें, y1 y3 को यहाँ से कल्टी कर देंगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे, रख देंगे 2, 9 y2 का मान आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस में 2, y2 का मान आ गया 7, और यहाँ पर हमने y1 और y3 की वैल्यू को रखा है 2। अब y2 का मान आ गया, अब लिख देंगे y2 का मान, कहाँ है y2 हमारे पास, y2 हमारे पास 4 में है, 4 में रखने पर तो y2 का मान 7 आया, 7 प्लस में y3 इक्वल टू 10, तो y3 का मान आ जाएगा हमारा 10 माइनस में 7, और y3 आ गया हमारे पास 3, निकाल लिया हमने। और हमारे पास अब निकालेंगे हम y3 का मान, कहां पुट करें, अब हम y2, यहाँ पर y2 का मान रखेंगे समीकरण 4 में, 4 में y2 का समीकरण 4 में, मतलब समीकरण 6 में y2 का मान रखने पर तो y1 प्लस y2 की जगह पे हम रख देंगे 7, जो क्या है 6, 6 माइनस में 7 इक्वल टू माइनस का 1, तो y1 हमारा आ गया माइनस का 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y की वैल्यूज, y1 हमारा आया है माइनस का 1, y2 आया है 7 और y3 आया है y3 3। तो x1 y1 पता चल चुका है हमें, जो कि दोनों माइनस माइनस है। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो है -1 -1, y2 x2 y2 है 17, y3 आया है 13। फाइनल ये हमारा आंसर है। सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं जो शहर के केंद्र पर एक दूसरे को काटती हैं। ये सड़कें उत्तर से दक्षिण, मतलब नॉर्थ से साउथ, तो पूर्व पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट दिशा में है। शहर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समानांतर चलती है और 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में 10 सड़कें हैं। वेरी गुड। तो जो सड़क है हमारी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से सड़कें हैं हमारी। फिर से देखेंगे, एक शहर में दो मुख्य सड़कें जो शहर के केंद्र पर एक दूसरे को काटती है, और केंद्र पर एक दूसरे को काटती भी है, तो केंद्र पर एक दूसरे को काट रही है भाई, ठीक है। आगे ये सड़कें उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और पूर्व पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट की दिशा में है। ईस्ट से वेस्ट की दिशा में है, मतलब पूर्व और पश्चिम इस दिशा में है, ठीक है। शहर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समानांतर है। अब जो अन्य सड़कें हैं वो इसके पैरेलल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैंने इसलिए बताई क्योंकि सवाल कह रहा है कि इसके पैरेलल में है। शहर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समानांतर चलती हैं और 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब ये कि इन सभी के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर, सबके बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पूरा का पूरा एक रोड का मैप है ये, शहर के एक रोड का मैप। प्रत्येक दिशा में 10 सड़कें हैं। अब बात ये हुई है कि प्रत्येक दिशा में, मतलब इस दिशा में तो है ही, इस दिशा में भी 10 होंगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ भी 10 होंगी। तो फाइनली हमारा जो बन के आएगा वो इस तरीके से बन के आएगा। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके ऊपर भी प्रत्येक दिशा में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सभी के सभी तरफ मतलब 4 साइड्स होती हैं, सभी तरफ 10-10 सड़कें हैं, सभी सड़कों के बीच में 200 का डिस्टेंस है, मतलब इन सभी रोडों के बीच में 200 का डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा एक रोड मैप रेडी होता है, ठीक है। सभी दिशाओं में हमें 10 सड़कें बनानी है, इधर भी, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी 10-10 सड़कें हमने बना ली। कुछ इस तरीके का हमारे पास ये चित्र बनता है, ठीक है। तो अब कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 सेंटीमीटर 200 के मीटर के बराबर, ये सॉरी किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का उपयोग करके अपनी कॉपी में शहर का मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखा द्वारा दर्शाइए। तो यहां पर जो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 7, तो ये सेंटीमीटर में है, जहां पर 1 सेंटीमीटर हमारा है 200 मीटर के बराबर। तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि हम जो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो वो 200 के बराबर का है, तो हर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 200 की है, ठीक है। तो हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ बना दोगे कुछ इस तरीके का, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर हमने बना दिया है। सेंटर हमारा ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। आप इसको अच्छे से स्केल का प्रयोग करके ग्राफ पेपर पे बनाओ या फिर आप कॉपी में नोटबुक में बना सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा 15th क्वेश्चन। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम एक आयताकार स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित करता है, मतलब कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स है जो आयताकार के ऊपर चित्र को दिखाता है, जिसका निर्देशांक प्रणाली का मूल बिंदु के बाईं बिंदु पर होता है। ये भी ग्राफ पर है। स्क्रीन की चौड़ाई 800 पिक्सल है, 800 पिक्सल है, और यहाँ पर देखो हमने 100 पिक्सल ले रखा है, 100 पिक्सल, ये 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 150, 200, 250, 300, तो हमने 50 पिक्सल का लगभग हमने इसको लिया है। हमने माना है कि 1 सेंटीमीटर 50 पिक्सल के बराबर है, ठीक है। तो पहला जो स्क्रीन है वो 800 पिक्सल का है और ऊंचाई 600 पिक्सल है। तो ये हमारा का पूरा स्क्रीन है जिसमें 800 पिक्सल है, 0 से लेके 800 तक ये 800 पिक्सल है। ऊंचाई कितनी है 0 से लेके 600 पिक्सल है। तो हमने इसको दिखा दिया 800 पिक्सल और ऊंचाई 600 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 800 पिक्सल है और ये 600 पिक्सल को हमने ग्राफ पेपर पे दिखा दिया है। अब ये बता रहा है कि स्क्रीन, वो तो स्क्रीन था हमारा, अब जो इसके ऊपर 80 पिक्सल त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाया गया है, 80 पिक्सल वृत्त, तो जिसका ए जो है वो 100 और 150 है, मतलब ए पॉइंट है 100 और 150। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो 100 हमारा ये रहा, 150 ये रहा, 100 और ये 100 और 200 के बीच में 150, तो ये 100 है और 150 है। अब यहां से एक सर्कल बन रहा है जो कि 80 पिक्सल का एक सर्कल बन रहा है। तो हम 80 पिक्सल का एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, 80 पिक्सल का। तो यहाँ पे हम रखेंगे 80 पिक्सल जो है वो 100 से छोटा सा आएगा, कुछ इस तरीके से। तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब 100 के थोड़ा करीब आएगा। अगर मैं यहाँ से पूरा इसको टच कर दूंगा तो 100 पिक्सल हो जाएगा। 100 से थोड़ा मैंने पीछे रखा है तो कि 80 पिक्सल का है। 100 और ये 150 का हमने ले लिया पॉइंट, 80 पिक्सल का हमने बना भी लिया है। अब दूसरा कह रहा है ये 250 से 350, 250 से 230 पर है, मतलब बी, जो कि है 100 पिक्सल का। ओके, तो 250 से मतलब 250, 250 से लेकर 230 तक है। 230 थोड़ा यहाँ पर आएगा, 250 और 230, तो मैंने 250 से थोड़ा सा नीचे रखा है इसको। अब यहाँ से हमें एक सर्कल बनाना है जो कि 100 पिक्सल का है। अब 100 पिक्सल का है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे और इसके साथ ये हो गया 50 और ये हो गया पूरा का पूरा 100 पिक्सल का। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 50, यहाँ से यहाँ तक हो गया 50, यहाँ से यहाँ तक हो गया 100, तो ये टोटल हो गया 100 पिक्सल का। ठीक है, रेडियस 100 पिक्सल और इसकी रेडियस 80 पिक्सल और ये 100 पिक्सल। ठीक है, हमने बना लिया है। और जब इसको कुछ फाइनल बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ए है और ये बी है और ये एक दूसरे को काट भी रहा है। ठीक है, प्रॉपर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है क्या किसी वृत्त का कोई भाग स्क्रीन के बाहर जाता है? जी नहीं, स्क्रीन तो हमारी इतनी बड़ी है और स्क्रीन से बाहर कुछ भी नहीं गया, तो बाहर नहीं जाता है। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट में, स्क्रीन से बाहर नहीं जाता है, स्क्रीन से बाहर नहीं जाता है। सेकंड में क्या कह रहा है ये, सेकंड में कह रहा है
क्या दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं? जी हाँ, दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। हाँ, दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। फाइनली हमारा आंसर हो चुका है समाप्त। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक तल पर बिंदु ए बी सी और डी अंकित करें। क्या एबीसीडी एक वर्ग है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत सारी चीजें पूछ ली इसने। सबसे पहले इनको हमें एक ग्राफ पर दिखाना है, उसके बाद हमें एक वर्ग बनाना है, फिर हमें इसका कारण बताना है क्या ये वर्ग हो सकता है, अगर वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल भी बताना है। तो फिर से एक बार और हमारे सामने बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो आइए हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, हम रफ आकृति बना रहे हैं। 1 2 3, 3 तक में हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पहला पॉइंट है हमारे पास 2 1, 2 1 हमें मिलेगा कुछ यहाँ पे। दूसरे हमारे पास b -1 -1 प्लस का 2, -1 और प्लस का 2 मिलेगा यहाँ पे, -1 और 2 जो कि हमारा b। c है हमारा -2 -1 यहाँ मिलेगा हमें, ये हमारा c। और d हमारा 1 -2 यहाँ मिलेगा हमें 1 -2। अब मैं इससे बनाता हूं एक फिगर, इन सबको मिला देते हैं हम, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा ये वर्ग जैसा दिख रहा है, मतलब ये वर्ग ही बनेगा जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो। ठीक है, अंकित करें क्या ये एबीसीडी एक वर्ग है। अब वर्ग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए और बी, ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब लंबाई डिस्टेंस दूरी सूत्र से, बीसी का भी दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, इस पे भी लगाना पड़ेगा, मतलब सी डी पे भी लगाना पड़ेगा और ए डी पे भी लगाना पड़ेगा। तो 4 हमें दूरी सूत्र लगाने हैं, तो फटाफट हम कर लेते हैं। ए बी दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका फॉर्मूला अब तक तो याद हो चुका होगा, आई होप कि आपने याद कर लिया है या आपने प्रैक्टिस कर लिया सभी क्वेश्चनों की। ठीक है, तो यहाँ पर x1, तो हमें a और b में निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट हम a और b में आते हैं। a और b, 2 में से -1 जाएगा, 2 -1 जाएगा, मतलब माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से -2 का होल स्क्वायर। तो a और b में निकाल लिया हमने, सभी पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, a और b, x1 x2 y1 y2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया हमारा 10, रूट में 10 आया भाई। ठीक है, अब निकालते हैं हम BC, B और C। ठीक है, तो ये B और C, तो B और C पॉइंट है -1 -2। 2 में से -1 का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ देखेंगे x1 x1 माइनस का है, x2 भी माइनस का है, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया रूट में 10, तो ये दोनों अभी तक तो बराबर आए हैं, BC और ये AB। ठीक है, अब हम निकालेंगे फटाफट C और D में, फॉर्मूला सेम रहेगा, C D, -2 -1, -1 और ये माइनस का 2 ये प्लस का हो जाएगा, ये भी आया कितना -2 और ये -1, -2 और -1 होता है 3, माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी आया रूट में 10। अब निकालेंगे हम AD, A और D, A है हमारा 2 1, तो 2, D है हमारा 1 माइनस का होल स्क्वायर, -2 -1, -2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 -1 माइनस का 3, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और ये भी आ गया रूट में 10। वाह, तो सभी के सभी साइड बराबर आ रही है।
1 2 3 और ये 4 सभी बराबर आ रही है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर आई है, मतलब ये वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो हम यहां पे लिख देंगे सभी भुजा बराबर है। ए बी बराबर है BC, BC बराबर है BD, BD बराबर है AD, AB BC CD AD, CD AD मतलब AB बराबर है BC, BC बराबर है CD, CD बराबर है AD, जो सबकी वैल्यू है √10, सभी के सभी √10 के बराबर है। इसलिए मत कर अधीरा, आवाज आ रहा है ना। अतः यह एक वर्ग है। तो हमने थोड़ा शॉर्टकट में वर्ग निकाल लिया है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालो, ठीक है। तो लास्ट में कहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। अब वर्ग की भुजा में पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है हमारा, भुजा है हमारी √10, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आ जाएगा, कट गया, बचा 10। अब ये सेंटीमीटर में है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसने, तो यहाँ सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम लिख देंगे यूनिट पर स्क्वायर। आपको याद रखना है कि वर्ग इकाई 10 वर्ग इकाई, जब भी हम इस क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग में आता है, मतलब स्क्वायर में आता है। फाइनली द चैप्टर हैज फिनिश्ड, द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।